अब ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी एक जानकारी करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा शरीर प्रकृति की एक अद्भुत एवं जटिल संरचना है। यानी कि हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर भी है और इसमें बहुत सारे इतने हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, इतने सारे सिस्टम भरे हुए हैं जिनका आपस में इतना अच्छा समन्वय है जो किसी और मशीनरी में हम नहीं देख सकते। अब तक जितनी भी बनी हैं उनमें ऐसा कोई समन्वय आज तक देखने को नहीं मिला है। और इनकी शरीर के संगठन की शुरुआत होती है परमाणुओं, अणुओं तथा यौगिकों से। यानी कि परमाणविक स्तर पर इनका संगठन होता है तथा कोशिकाएं हैं, ऊतक, अंग और फिर कई अंग मिलकर के जटिल तंत्र और परस्पर सामंजस्य से इस मानव देह को चलाते हैं, इसका सृजन करते हैं। कोशिका शरीर की सबसे मूलभूत इकाई है, सबसे बेसिक इकाई, इसकी यूनिट कह सकते हैं हम। इसकी सबसे छोटी इकाई है सेल, और ये सेल आपस में मिलकर के विभिन्न कार्यों को पूरा करती हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि समान कार्य करने वाली जो एक जैसा काम करती हैं कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं। एक जैसी कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं। और जैसे इसमें हम देखते हैं पेशी, तो मांसपेशियां बनाएंगी, अस्थियां बनाएंगी। इस तरह से ये कोशिकाएं अलग अलग रूप से विभेदित होती हैं और दो या दो से ज़्यादा तरह के ऊतक मिलकर के जब कोई काम करते हैं तो उसे युग्मज संग्रह कह सकते हैं। जैसे हमारे आमाशय, इसमें हर स्तर पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। आमाशय है, इसके अलावा यकृत है। ये ऐसे अंग हैं जो कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शरीर के विभिन्न अंग एक साथ समाहित होते हैं, सब आपस में जुड़े रहते हैं और विशिष्ट क्रिया संपादित करते हैं। इनको हम कह सकते हैं ये संस्थान या तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कई सारे अंग मिलकर के हमारी मुख है, उसके बाद गला है, ग्रासनाल, ग्रसिका जिसको बोलते हैं, और फिर हमारे ग्रसिका में जाएगा और फिर पेट में जाएगा। पेट में जाने के बाद ग्रहणी में घूमता हुआ और आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में जाकर के मलाशय में भोजन एकत्रित हो जाता है। तो इसे हम फिर कहते हैं पाचन तंत्र। इसी प्रकार से हम नाक से श्वास लेते हैं जो गले में होती हुई, श्वसनिका में होती हुई और हमारे फेफड़ों में जाती है, और वहाँ पर काफ़ी सारी कूपिकाएँ होती हैं, अंगूर के गुच्छे जैसी कूपिकाएँ होती हैं, जिनमें उनके बाहरी परत पर छोटी छोटी नसों का जाल कह सकते हैं, केशिकाओं का जाल बिछा रहता है, उसमें गैसों का विनिमय होता है, तो वो हमारा श्वसन तंत्र कहलाता है। तो अब पाचन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। मानव भोजन के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं कायिक पदार्थ प्राप्त करता है। यानी शरीर को बनने के लिए जो पदार्थ प्राप्त करता है भोजन के, उसमें कई सारे घटक होते हैं। जैसे प्रोटीन, ये भोजन के घटक होते हैं जिनको हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसी तरह से वसा, विटामिन, खनिज लवण, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमारे शरीर को सारी क्रियाएं करने के लिए होती ही है। अब इसमें हम देखते हैं कि भोजन में इनमें से अधिकतर जो घटक हैं बहुत जटिल अवस्था में होते हैं, और शरीर में अवशोषण हेतु इन्हें सरलीकरण किया जाना जरूरी होता है, क्योंकि हमने रोटी खाई और उससे सीधी एनर्जी मिल गई ऐसा तो संभव है नहीं। तो इसके लिए हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि प्रारंभ से लेकर भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग और ग्रंथियां
शामिल हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, मिलजुल करके कार्य करते हैं। और यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या करता है, पोषक पदार्थों, बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से, रासायनिक क्रियाएं तो हो रही हैं लेकिन उनमें एंजाइम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके द्वारा क्या करता है, ये सरल, छोटे और घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। तो अब हम इसका शुरू करते हैं। पाचन तंत्र में विभिन्न अंग कौन से हैं, ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें हम देखते हैं इसको थोड़ा आगे। हम देखते हैं इसमें कि पाचन तंत्र में सबसे पहले हमारी आती है मुख। हमारा मुख आता है जिसमें हमारी होती हैं लार ग्रंथियाँ। जीभ भोजन को पलटने का काम करती है और लार ग्रंथियाँ उसमें लार मिलाती हैं। और ग्रसनी के बाद हमारा भोजन पहुंचता है ग्रसिका में। ग्रसिका के बाद हमारा भोजन पहुंचेगा हमारे आमाशय। आमाशय के बाद भोजन का पाचन होगा और वो फिर उसमें अग्नाशय से मिलेगा अग्नाशय रस और यकृत से मिलेगा पित्त रस। इसके बाद इसमें आ जाता है एक भाग ग्रहणी बोलते हैं जिसको, यू आकार की नली होती है, ये यू आकार की, अंग्रेजी के यू आकार की होती है। और सामान्यतः कुछ पूछा भी जाता है कभी कभी किसी परीक्षा में कि यू आकार की पाचन तंत्र में कौन सी नलिका होती है या कौन सा भाग होता है। इसके बाद ये हमारा भोजन पहुंचता है ग्रहणी के बाद छोटी आंत, छोटी आंत्र के बाद इसमें एक भाग और होता है अपेंडिक्स होती है छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, जो कभी मनुष्य पहले लाखों वर्ष पहले शुरुआत में पेड़ पौधों को खाते थे तो उनको पचाने का काम करती थी, लेकिन अब पेड़ पौधे कोई भी नहीं खाता, उबाल कर खाते हैं। तो ये सेल्यूलोज का पाचन करती थी, अब इसका कोई काम नहीं रहा, तो ये धीरे धीरे अवशेषी अंग हो गए। कुछ अवशेषी अंगों के बारे में जब आएगा हमारे पाठ में या किसी भी पाठ में आएगा तो वहाँ विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब छोटी आंत के बाद हमारा भोजन पहुँच जाता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के बाद पहुंच गया ये मलाशय में, जहां पर इसको अपशिष्ट रूप में इकट्ठा रखा जाता है और समय समय पर इसका परित्याग कर दिया जाता है या इसको निकाल दिया जाता है। परिशेषिका या फिर हम कह सकते हैं अपेंडिक्स, जो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर होती है। तो आइए अब शुरू करते हैं इसको, आगे हम देखते हैं इसमें कौन कौन से हमने भाग देखे। सबसे पहले मुख, फिर इसके बाद में हमने मुख के अंदर ही लार ग्रंथियाँ, ग्रसनी, मुख या माउथ, ग्रसनी फेरिंक्स, ग्रासनाल, एसोफेगस, ग्रसिका, और फिर इसमें स्टमक आ गया हमारा, और फिर आ गई हमारी ग्रहणी, और फिर आ गई छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और मलाशय के बाद में अंत में आ जाता है हमारा रेक्टम या मल द्वार। इसी तरह से फिर इसमें कुछ ग्रंथियां हैं जो सबसे पहले हमने देखी लार ग्रंथियां। पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियां हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के बाद इसमें आता है हमारा यकृत, और यकृत के बाद में इसमें है पैंक्रियाज या अग्नाशय। ये इस तरह से मिलकर के सभी अंग आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं, जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जाती है। करीब 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा 8 मीटर से लेकर 10 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसे पोषण नाल या डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं। और इसके प्रमुख कार्य देखते हैं अब, और धीरे धीरे फिर हम इनको और अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे और पढ़ते चलेंगे।
अब इसके प्रमुख कार्यों की बात करें हम, हमारे पाचन तंत्र या आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले होता है आहार को सरलीकृत कर पचाना। अब सरलीकृत कर पचाना का मतलब हमारे भोजन में जो जटिल अणु होते हैं उनको ये सरल अणुओं में तोड़ देती है और फिर उनको हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सके, एसिमिलेशन किया जा सके, इस लायक बना देती है। फिर दूसरा होता है पचित आहार का अवशोषण। यानी कि जब भोजन पच गया हमारे शरीर में हमारे रक्त में ऊर्जा के रूप में मिलने के लिए तैयार हो गया तो फिर उसका अवशोषण करते हैं। और तीसरा मुख्य कार्य होता है आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना। अब ये इसके 3 प्रमुख कार्य हो गए। इसके बाद हम देखते हैं पाचन तंत्र क्या करता है। हमारा आहार नाल में विभिन्न ग्रंथियां होती हैं और उसमें उपस्थित जो ग्रंथियां हैं, अन्यंत्र भी उपस्थित ग्रंथियां हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न पाचक रस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस जिनको हम कह सकते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं। ये पाचक रस क्या करेंगे, रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरल अणुओं में तोड़ देंगे और उसको शरीर में ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित कर देंगे। अब इसके बाद पचित भोजन में कई घटक होंगे, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन्स हैं, जल तो हमारा मुख्य है ही इसमें। इस तरह से काफ़ी सारे तत्व हैं। इन तत्वों को आहार नाल क्या करेगी, विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं और मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा करके और फिर विभिन्न पेशियों के संकुचन विस्तार से गति करता है और विभिन्न स्तरों पर क्या करता है, ये संवर्णी पेशियों, भोजन, पचित भोजन रस तथा अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करता है। यानी भोजन को ऐसा नहीं है कि एक साथ गया और आगे चलता चला गया, जिस स्थान पर जितने समय के लिए रुकना होता है वहीं पर ये रुकने देता है। अब ये पाचन का काम तो हो रहा है, लेकिन उसमें कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं, तो इसमें मुख से लेकर मलद्वार तक अनेकों अंग कार्य करते हैं। तो अब इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मुख। सबसे पहला इसमें आएगा हमारे मुख। अब मुख का काम पाचन में क्या है, हमारे जो आहार नाल का अग्रभाग है वो मुख से प्रारंभ होता है और मुख गुहा में खुलता है। हमारे बीच में एक कटोरे नुमा बॉल शेप का एक अंग है, इसके ऊपर और नीचे कठोर भाग होते हैं जो तालु कहलाते हैं और मुख गुहा में ही चारों ओर गति कर सकने वाली पेशी निर्मित जिह्वा पाई जाती है, जीभ होती है। और जिह्वा मुख गुहा में पृष्ठ भाग के आधार तल से फेनुलर लिंगुअल या जिह्वा फेनुलम के द्वारा जोड़ी जाती है और मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है, हमारे यहाँ गले तक जुड़ी रहती है। और ये मुख हमारा 2 मांसल होठों से घिरा रहता है। यानी हमारे कहीं पर कुछ ऐसा पूछा जाता है तो अचानक में हमें याद आ सके, तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये होठ हमारे क्या करते हैं, खोलने बंद करने भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। मुख के ऊपर नीचे हमारे जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के टीथ हमारे 32 होते हैं। कितने टीथ होते हैं, 32। और ये वयस्क अवस्था में है। कोई भी ऐसा नहीं करना कि बचपन में गिनने लग जाए कि मेरे 32 तो है नहीं और हमने देखा था वीडियो में कि 32 होते हैं, ऐसा नहीं है। ये वयस्क अवस्था में ही होंगे। और ये सब जबड़े
में पाए जाने वाले हैं और सांचे के रूप में स्थित होते हैं और इनको मसूड़ा या गम कहते हैं। जो हमारे दांत हैं वो मसूड़े में या गम में फिट होते हैं और इन दांतों को गर्तदंती यानी थिकोडेंट कहा जाता है। और मानव द्विबारदंती होता है, यानी कि 2 बार दांत आते हैं, एक बचपन में और एक फिर वो किशोरावस्था में दांत निकले और दूसरे आ गए। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं हम मुख के बाद में। अब देखते हैं हम इसमें द्विबारदंती दांत के बाद में इनमें जो व्यवस्था होती है द्विबारदंती की हो गई। और ये जीवन काल में पहले हम इनको बचपन में बोलते हैं दूध के दांत और बाद में स्थायी होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है दांत में हम पढ़ेंगे तो कृंतक। कृंतक या इंसिजर्स, ये आगे के जो दांत होते हैं इनको कुतरने और काटने का काम करने के लिए जाना जाता है और ये 6 महीने की उम्र में ही निकल आते हैं। और दूसरे होते हैं फिर रदनक या कैनाइन। सेकेंड टाइप है इसमें रदनक या कैनाइन की, जो हमारे प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इनको बोला जाता है कीला, यानी चीरने का काम करते हैं। आपने देखा हो कोई गन्ना छीलता है उस तरह से। और फिर आ गए इसमें हमारे अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। और जो कैनाइन होते हैं वो मांसाहारी में ज़्यादा विकसित रहते हैं। और प्रीमोलर हैं, ये क्या करते हैं? 4-4 हैं। ये रदनक तो हैं 2-2 और ये हैं 4-4। इनको डाढ़ बोला जाता है, सामान्य भाषा में मोलर्स को डाढ़ बोला जाता है कि हमारी डाढ़ निकलना शुरू हो गई हैं। और ये होती हैं हमारे 6-6। तो इस तरह से कृंतक 4, 2 रदनक हो गए और 4-4। तो इस तरह से मिला करके ये हो गए हमारे 16, यानी कुल मिला करके 32 दांत हो गए हमारे दोनों जबड़ों में। और ये वयस्क अवस्था में होते हैं, बचपन में गिनने मत बैठ जाना कहीं। तो अब इसमें अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, आप थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे मुख के बाद में हम देखते हैं ग्रसनी। और ग्रसनी कैसी होती है? कुप्पी नुमा होती है, हमारे गले का ऊपरी है जो फ्लास्क शेप का होता है और ये ग्रसनी से जुड़ा रहता है। और यहाँ से हमारा मुखगुआ, ग्रसनी, और फिर ये आगे जा कर के ग्रासनाल। अब इसमें यहाँ पर ये दोनों एक जगह जुड़े भी रहते हैं, जिसको अपन ग्लॉटिस बोलते हैं या घाटी द्वार बोलते हैं। आपके आगे चल के आएगा श्वसन तंत्र में, जब उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद ये घाटी द्वार क्या करता है? हमारे भोजन जब हम निगलते हैं तो श्वास नली को बंद कर लेता है और जब हम श्वास लेते हैं तो भोजन नली को बंद कर लेता है। यानी कि ये एक तरह से डायरेक्टर साहब हैं, ध्यान रखिएगा। आगे इसमें हम देखते हैं कि इसके अग्रभाग में श्वासनाल और पृष्ठ भाग में ग्रासनाल होती है। यानी कि जैसे हमारा ये इधर मुख है और ये तो हो गया मुख, और ये हमारी हो गई नाक या नासाद्वार। अब इसमें क्या होगा? ये यहाँ पर एक ढक्कन की तरह ये पहले तो एक बार तो जब हम श्वास लेंगे तो इसको बंद कर लेगा और भोजन करेंगे तो ये पलटकर इधर आ जाएगा। यानी कि ये भोजन के और श्वास के सही रास्ते को निर्धारित करेगा। इसके बाद इसमें क्या होता है कि पृष्ठ भाग में ग्रासनाल स्थित होती है। यानी ये थोड़ा सा यहाँ से कर्व होता है इसमें, ये यहाँ पर जा कर के और ये इसका रास्ता बदल जाता है। तो आगे इसमें हम देखते हैं, फिर ये आता है इसमें नासाग्रसनी। ग्रसनी में नासाग्रसनी, यानी नाक के पास वाला हिस्सा नासाग्रसनी कहलाता है।
और नासा ग्रसनी के बाद में मुख ग्रसनी और फेरेंक्स, और फेरेंक्स के बाद में हमारा आ गया कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। अब कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी को कहा जाता है हाइपोफेरेंक्स। ये अब ग्रासनली में ऐसा खास काम नहीं होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये यहाँ से ग्रीवा या सर्विक्स हम जिसको कह सकते हैं, और वक्ष स्थल से होती मध्य पट यानी डायफ्राम हमारे फेफड़ों के जो नीचे होता है वहाँ तक जाती है और फिर ये उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है। और मुख्य काम इसका भोजन को मुख से लेकर आमाशय में पहुँचाना है। यानी ग्रास नली क्या करेगी, भोजन को मुख से और आमाशय में पहुँचाएगी। अब ये स्टेप आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला भाग आता है। यहाँ से तो हमने मुख से भोजन लिया, ग्रसनी में गया और ग्रास नली में क्रमाकुंचनी गतियाँ होती हैं, एक तरह से आपस में लहरदार गतियाँ होती हैं जिससे भोजन आगे सरकता हुआ पहुँच जाता है आमाशय में। तो अगला हमारा बिंदु है इसका आमाशय। अब आमाशय में जाकर भोजन के साथ क्या होता है वो देखते हैं कि हमारा भोजन पहुंच गया आमाशय में, और आमाशय में क्या होगा, इसमें ये एक तरह से जे आकार की, अब इसमें शुरुआत में भी हमने पढ़ा था, अभी बताया था कुछ देर पहले कि यू आकार की, तो ये नली हो गई, और ये जे आकार का ये भाग हो गया। तो ये जे आकार का भाग होता है जिसको हम कहते हैं मध्य उदर गुहा वाला जो कैविटी होती है, एब्डोमेन कैविटी इसको कहा जाता है। और ये बिल्कुल इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है कार्डियक भाग या जठरागम भाग। अब आगे देखते हैं हम, हमारा भोजन पहुंचता है इन तीनों भागों से। कार्डियक भाग है और ये वाला पाइलोरिक भाग है, और इनसे होता हुआ भोजन हमारा पहुंचता है ग्रहणी में, जिसे डेड्यूनियम बोलते हैं। और यहाँ पर इसमें पित्त रस मिलाया जाता है यकृत से, ये पित्ताशय में बना करके इकट्ठा रखता है, और फिर इसको जैसे ही भोजन जाता है, पचित भोजन, ये उसको बदल देता है इसके माध्यम को क्षारीय माध्यम, जिससे भोजन सड़े नहीं, खराब नहीं हो। और फिर यहाँ से इसमें आपको ये नीम के पत्ते के आकार की जो ग्रंथि दिख रही है, इसको कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशय रस मिलाया जाता है, जिसमें इस तरह के हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखते हैं। इसमें खराबी होने पर ही सामान्यतः माना जाता है कि शुगर की बीमारी होना। इसमें भी 3 तरह के हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और काइनेज, जो क्या करते हैं, चीनी के स्तर को हमारे रक्त में नियंत्रित करते हैं। इसके बाद भोजन आगे बढ़ता है और ये पहुंचता है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये छोटी आंत काफ़ी लंबी होती है और इसमें कुछ ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं जो भोजन के अवशोषण का, पचित भोजन आमाशय ने पचा दिया, पित्ताशय ने पित्तरस मिला दिया, अग्नाशय ने अग्नाशय रस मिला दिया, और छोटी आंत में फिर उसका अवशोषण होता है। उसमें से काफ़ी सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है। इस छोटी आंत के अंदर एक ऊपर से लंबा रसांक और बाकी छोटे छोटे होते हैं जो इसके सतही क्षेत्रफल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और इससे अवशोषण में, भोजन के अवशोषण में काफ़ी मदद मिलती है। इसके बाद ये आगे बढ़ता है। सबसे पहला भाग हमने पढ़ा छोटी आंत का, ग्रहणी, जिसे डेड्यूनम कहा जाता है। आगे फिर छोटी आंत के बाद में ये बड़ी आंत में आकर के जुड़ जाती है। यहाँ पर ये हमारे अपेंडिक्स हैं जो पहले किसी समय सेल्यूलोज का पाचन करती थी, अब तो अवशेषीय अंग है। इसके बाद ये आ जाता है भोजन हमारा बड़ी आंत्र में। बड़ी आंत्र में आने के बाद इसमें बिल्कुल एक तरह से लुगदी या कायम जैसा होता है, और उसके बाद इसमें से अधिकांश पानी का अवशोषण कर लिया जाता है और ये पहुंच जाता है मलाशय में।
अब मलाशय में पहुंचने के बाद ये इकट्ठा रहता है और समय समय पर इसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि बड़ी आंत्र के भी 3 भाग होते हैं। इस हिस्से को कहा जाता है आरोही, बृहदांत्र और फिर ये अनुप्रस्थ, क्योंकि ये एक दिशा होती है। ये तो आरोही, अनुप्रस्थ और इस भाग को कहा जाता है अवरोही। ये हो गए। और अंतिम भाग को इसमें कहते हैं सिग्माकार बृहदांत्र, और ये पहुंच जाएगा भोजन फिर मलाशय में। अब आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं इसमें। अब इसमें आगे देखते हैं हम पाचन तंत्र में शामिल पाचन ग्रंथियां, जिसमें सबसे पहले आती हैं लार ग्रंथियां, क्योंकि हमारे भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है एक तरह से। अब लार ग्रंथियां या सैल्वरी ग्लैंड्स में हम देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। इसमें भी 3 जगह पर स्थित होती हैं। कर्णपूर्व ग्रंथि, पहली कान के पास वाली, कर्णपूर्व, और दूसरी इसमें होंगी अधोजंभ, और तीसरी ग्रंथि जो हमारे जिह्वा के नीचे होती है, जीभ के नीचे होती है, उसे अधोजिह्वा कहते हैं। ये तीनों जोड़ी ग्रंथियां, एक हमारे कर्णपूर्व कान के पास में, दूसरी हमारे हो गई अधोजंभ, और तीसरी अधोजिह्वा जो हमारे जीभ के नीचे होती है। इसके बाद लार ग्रंथियों के बाद आता है इसमें हमारे अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में जैसे हमने अभी पहले बात की थी, इसमें से मिलता है हमारे इंसुलिन हार्मोन, जिसमें 3 भाग होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और काइनेज, जो हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें अगला भाग आता है हमारे यकृत। यकृत करता क्या है? ये हमारे भोजन को सड़ने से बचाता है, मुख्य रूप से हमारे भोजन को सड़ने से बचाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे इन पाचन ग्रंथियों के बारे में, और इसमें पाचन के कौन कौन से स्तर पर कौन कौन से हार्मोन होते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICS पर।